तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसके बाद फिर इसको स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस वगैरह देखा था, ये किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल या फिर लूप लॉ बोल लो, ये हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो अलजेब्रिक समेशन होता है किसी भी लोड और सप्लाई का किसी भी लूप में, अलजेब्रिक समेशन ज़ीरो होता है सभी का। तो वो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 इज इक्वल टू ज़ीरो किया था। और ये किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ट्वेल्थ में इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एक बार तुम लोग अच्छे तरीके से देख लेना। और फिर इसका एक एग्जांपल लिया था और फिर कुछ क्वेश्चंस वगैरह इसके किए थे। कुछ खास इसमें करना नहीं है, जो इक्वेशन है सर्किट का वो इक्वेशन तुम्हें बस अच्छे तरीके से लगाना है, प्लस माइनस डिसाइड करके। बैटरी वगैरह दिया है तो, और जैसे कि तुम्हें लूप बनाना पड़ेगा, जैसे इस क्वेश्चन में टोटल 3 लूप बन रहे हैं, तो 3 लूप में से तुम्हें सिर्फ 2 लूप का ही इक्वेशन बनाना है। अगर वो डिफरेंट आ गया तो अच्छी बात है, अगर दोनों सेम आ गया इक्वेशन तो तीसरे लूप में भी तुम्हें लगाना है। और लूप को कैसे डिसाइड करेंगे, जिसमें सबसे कम रेजिस्टेंस या फिर बैटरी हो उसको पहले चूज किया करो, ताकि कैलकुलेशन हमारा कम रहे। समझ में आया, लूप उसी तरीके से चूज करना है ताकि कैलकुलेशन हमारा कम हो। तो यहाँ पे भी हमने एक क्वेश्चन करा था। उसके बाद फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस स्टार्ट किया था, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस प्रूफ वगैरह तुम्हें सारे पता है अच्छे तरीके से। और फिर इस पे भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम लोगों ने किए थे। लास्ट में एक लैडर प्रॉब्लम देखा था। लैडर प्रॉब्लम में हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से अगर रेजिस्टेंस एक पैटर्न फॉलो करता है और इनफाइनाइट तक वो चीज़ चलते जाता है, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। तो इस पे बेस्ड काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं, जो कि तुम्हें शीट में भी मिलेंगे और जेई के भी क्वेश्चंस में मिलेंगे। तो इस जगह तक हम लोगों ने देख लिया था। अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, रेजिस्टेंस जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो अभी सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस वगैरह देख रहे हैं, जिसमें कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के हम लोगों ने देखे हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को कैसे करेंगे अगर रेजिस्टेंस काफ़ी अलग अलग तरीके से दिए गए हैं तो सिमेट्री होते हैं रेजिस्टेंस में। अगर कोई भी रेजिस्टेंस वगैरह एक दूसरे से सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया गया है तो कुछ उसमें पैटर्न दिखते हैं, सिमेट्री दिखते हैं। तो उसी सिमेट्री को हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज करेंगे, और व्हीट स्टोन ब्रिज करने के बाद फिर सिमेट्री इन रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और व्हीट स्टोन ब्रिज जो है तुम लोगों ने आई थिंक 10th में भी पढ़ा होगा, पढ़ा है? नहीं सर। किसी किसी में पढ़ाया जाता है, और काफ़ी कम बताया जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस सिंपल सा चीज़ बताया जाता है। वो क्या है मैं अभी बता देता हूँ। व्हीट स्टोन ब्रिज फॉर्मेशन होता क्या है। रेजिस्टेंस का कुछ इस तरीके से पैटर्न होगा, वो तुम्हें देखना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि इसी तरीके से मिले, लेकिन इस तरीके का सर्किट ज़रूर फॉर्म करना चाहिए। ये बन गया हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज। ये है बैटरी जिसका ईएमएफ ई है, और इस जगह पे 4 रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3 एंड R4, बराबर। अब दो तरह का व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, एक होता है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज और एक होता है अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, और दोनों का मतलब अपना अलग अलग है। पहला है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, स्टोन ब्रिज, और दूसरा है अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो ये दोनों क्या चीज़ है,
सिंपल सा चीज़ याद रखना है, इसका डेरिवेशन मैं अभी थोड़ी देर में करा दूंगा। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज तब होता है जब R1 इंटू R4 इक्वल्स टू R3 इंटू R2 होता है। दूसरे बुक में अलग तरीके से देंगे, मैं अलग तरीके से करता हूँ। देखो शॉर्ट ट्रिक ये है कि इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों के वैल्यूज अगर इक्वल आ जाते हैं तो इस सर्किट को बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज कहा जाता है। क्लियर है क्या? यस सर। और अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का क्या मतलब हो गया? अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का मतलब ये हो गया कि R1 इंटू R4 इज नॉट इक्वल टू R3 इंटू R2। ये है अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, तो इसे याद रखना है तुम लोग को। अभी इसको मैं और अच्छे तरीके से समझाऊंगा, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं समझने के लिए। तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज होने से फ़ायदा क्या है? बराबर, कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो स्पेशल होना चाहिए, अदरवाइज ये एक सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सिंपल सा, R1 और R2 क्या है, सीरीज में है, और R3 और R4 सीरीज में, और ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों क्या इसमें है, पैरेलल में। लेकिन अगर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज होता है तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज होने पे ये होता है, मैं नीचे दे देता हूँ, इट इज अ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज, then R1 into R4 is equals to R3 into R2, and the potential of point A and the potential of point B is equals to potential of point A is equals to potential of point B। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट। और अगर तुमने बोल दिया कि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज में, तो क्या किया जाता है एक्सपेरिमेंट में, नोट में डाल देता हूँ इसको मैं। जब बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बनता है तो ऐसा देखा गया कि जब गैल्वेनोमीटर उस जगह पे लगाया गया तो गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर क्या है, कोई बता सकता है? करंट मेजरिंग डिवाइस करंट का डायरेक्शन दिखाता है ना, और डायरेक्शन भी दिखाता है। सो बेसिकली गैल्वेनोमीटर बहुत ही छोटा सा करंट के डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड को बताता है। और अमीटर क्या है, वो लार्ज मैग्नीट्यूड के करंट को बताता है, डायरेक्शन को नहीं बताता है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताता है। जैसे कि गैल्वेनोमीटर अगर इस जगह पे है और करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, मैं गैल्वेनोमीटर पीछे से हटा देता हूँ। करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो डिफ्लेक्शन इस तरफ होगा, और करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो डिफ्लेक्शन ऐसा होगा। तो करंट के डायरेक्शन को शो करता है। तो निडल कैसा होता है, इस जगह पे होता है 0, इस जगह पे 0 होता है, 1 2 3 4 ऐसा होता है, ठीक है। और अमीटर में क्या होता है, अमीटर में निडल ऐसा होता है और इस जगह से 0 स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा। समझ में आया क्या? सो दिस इज बेसिकली गैल्वेनोमीटर एंड दिस इज अमीटर। अमीटर वगैरह भी हम लोग आगे जाकर के स्टडी करेंगे डेप्थ में, गैल्वेनोमीटर भी स्टडी करेंगे। तो मैंने अभी क्या बताया कि अगर कोई भी बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है तो उसमें इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम। ए पॉइंट का और बी पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग ए बी को एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं तो उस गैल्वेनोमीटर में मुझे नल डिफ्लेक्शन मिलता है। नल डिफ्लेक्शन का मतलब करंट नहीं फ्लो कर रहा। करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है। I इज इक्वल टू 0, नल का मतलब होता है 0, बेसिक सा चीज़ है।
वेक्टर में तुम्हें और अच्छे तरीके से नल का मतलब पता चलेगा। तो नल डिफ्लेक्शन शो करता है और ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रॉपर्टी है। तो तुम्हारे पास अगर कोई भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज है कुछ इस तरीके का, जिसका रेजिस्टेंस R है, मे बी 2R है, नहीं R1 R2 R3 R1 है, ये R2 है, R3 है और ये R4 है, और बैटरी कुछ इस तरीके से लगा गया है और साथ ही साथ एक रेजिस्टेंस इस जगह पे भी कनेक्ट कर दिया गया है R5, और बोलेगा फाइंड R इक्विवेलेंट। कितना हो जाएगा R इक्विवेलेंट बता सकता है? क्योंकि इस जगह पे जो R5 रेजिस्टेंस लगाया गया है ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो मैं इस रेजिस्टेंस को हटा दूंगा, ये किसी काम का नहीं है। वो रेजिस्टेंस वहाँ जो लगा है वो किसी काम का नहीं है। ये R1 और ये R2 और ये R3 और ये R4, तो मेरे पास आराम से निकल के रखे आ गया बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में R इक्विवेलेंट इतना हो जाएगा। ठीक है, मतलब R1 प्लस R2 रेजिस्टेंस इज पैरेलल टू R3 प्लस R4 रेजिस्टेंस। बोलो कोई, किसी को कोई सर वो पोटेंशियल इक्वल के होते हैं? अभी डिराइव करेंगे हम लोग, बस अभी के लिए समझो सिर्फ होता है मान लो। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी है, if the position of galvanometer and battery are interchanged, then it will again be a balanced Wheatstone bridge. कहने का मतलब ये है कि मेरे पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज था कुछ इस तरीके से, और बैटरी इस जगह पे लगा हुआ था, और गैल्वेनोमीटर इस जगह पे लगा हुआ था। ए एंड बी पॉइंट। अगर मैं गैल्वेनोमीटर को बैटरी से इंटरचेंज कर दूं तो नया जो सर्किट बनेगा वो कैसा होगा? नया सर्किट दिखने में ऐसा होगा। R1 एज इट इज यहीं पर रहने दो, R3 R2 एंड R4। तो AB से क्या कनेक्टेड था? गैल्वेनोमीटर। लेकिन अब क्या करूंगा, इंटरचेंज किया हूं तो AB से क्या कनेक्ट हो जाएगा? बैटरी। इस तरीके से बैटरी कनेक्ट, और जहां पे बैटरी कनेक्टेड था उस पे क्या हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर कनेक्ट। तो अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो गैल्वेनोमीटर में अभी भी नल डिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि पहले नल डिफ्लेक्शन था ऐसा बोला गया जा चुका है, क्योंकि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है ना। अगर ये बैलेंस्ड है तो मैं बोल सकता हूँ डेट R1 इंटू R4 इज इक्वल्स टू R2 इंटू R3 है। अब अगर मुझे ये वाले व्हीटस्टोन ब्रिज को देखना है कि बैलेंस्ड है कि नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना होगा इसके साथ, और इस रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना होगा इसके साथ। ध्यान देना, हमेशा बैटरी के कॉर्नर्स को देखा जाता है। बैटरी जिससे कनेक्टेड है उन दोनों रेजिस्टेंस के को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई।
So R3 into R2 is equals to R1 into R4. क्या ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है? है ना? R3 into R2 अभी इक्वल है नहीं, मुझे नहीं पता ना ये बैलेंस्ड है या नहीं, ये बैलेंस्ड है या नहीं मुझे नहीं पता, तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया और मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने इससे जब कंपेयर किया तो मुझे देख के पता चला कि हाँ ये दोनों जो क्वांटिटी है ये दोनों इक्वल है। तब जाकर के मैंने बोला कि हाँ ये बैलेंस्ड है। ठीक है क्या? तो इस प्रॉपर्टी को सभी को याद रखेंगे कि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन जो इक्वल होना चाहिए तभी वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाएगा। और अगर हम लोग इंटरचेंज करते हैं बैटरी का पोजीशन और गैल्वेनोमीटर का पोजीशन तो भी वो फिर से बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज ही रहेगा। ऐसा। अब आगे चलते हैं और इस चीज़ को देखते हैं कि ये किस तरीके से बैलेंस्ड हुआ। वो जो फॉर्मूला निकाला R1 इंटू R4 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल, कैसे आया? सो मेरे पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, ऐसा। और पोटेंशियल डिफरेंस भी है, मान लो ये R1 रेजिस्टेंस, ये R2, R3 एंड R4 और इस जगह पे है गैल्वेनोमीटर। तो हमने रेटिंग में क्या देखा कि गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन है। इट इज शोन दैट देयर इज नल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। और अगर गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन है, ऐसा एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, अगर ऐसा है तो मैं बोल सकता हूँ कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? सेम। सो VA इज इक्वल टू VB। तो ऐसा होने के लिए R1, R2, R3, R4 में क्या कंडीशन होना चाहिए उस चीज़ को हम लोग डिराइव करेंगे, निकालेंगे। तो लेट्स से कि VA और VB जो इक्वल है उसका वैल्यू x है, इस जगह का पोटेंशियल x है, तो इस जगह का भी पोटेंशियल x हो जाएगा। इस जगह का पोटेंशियल को मैंने 0 एज्यूम कर लिया है और इस जगह के पोटेंशियल को मैं v बोल दिया। अब जो करंट फ्लो करेगा वो किस तरीके से करेगा? ऐसा I1 और एक करंट इधर फ्लो करेगा, दैट इज I2। ठीक है क्या? बोलो, सबको समझ में आया? बस अगर तुमने यहाँ तक कर लिया उसके बाद अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक क्वेश्चन बनाना है। क्या इस वाले में I1 करंट फ्लो कर रहा है तो V इज इक्वल टू IR लगा सकता हूँ मैं। कितना हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू I1। फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा? x माइनस 0 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू I1, सेकेंड इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन कैसे बनेगा? v माइनस ऑफ x डिवाइडेड बाय R3 इज इक्वल टू I2। और लास्ट इक्वेशन कैसे बनेगा? x माइनस 0 डिवाइडेड बाय R4 इज इक्वल टू I2। ये हो गया 4 इक्वेशन। अब इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करो अच्छे तरीके से, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ ये इक्वल है। सॉल्व करूं या सॉल्व कर लोगे? सब करेंगे। करके बताओ जल्दी से। इससे ये रिलेशन फाइंड आउट करो
that R1 into R4 is equals to R3 into R। x को एलिमिनेट करो, पहले फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर लो और थर्ड और फोर्थ को डिवाइड कर लो, उसके बाद फिर इन दोनों इक्वेशन से x को एलिमिनेट कर लो, आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक सभी ने कर लिया होगा, इजी है ये, कुछ खास इसमें है नहीं। तो R1 इंटू R4 इज इक्वल्स टू R3 इंटू R2, अगर ऐसा होता है तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि वाइस वर्सा है, अगर फर्स्ट कंडीशन हम लोग फुलफिल करते हैं तो रिजल्ट हमें सेकंड मिलता है, या फिर सेकंड कंडीशन फुलफिल करते हैं तो रिजल्ट हमें फर्स्ट वाला मिलता है, वाइस वर्सा। समझ में आया? तो इसे ही हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं, बैलेंस्ड वाला। अनबैलेंस्ड को हम लोग आगे जा करके पढ़ेंगे। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज काफ़ी आसान हो गया हमारे लिए। इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग पहले करते हैं और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड आर इक्विवेलेंट फॉर द गिवन सर्किट। आर सर्किट ऐसा है, सभी का रेजिस्टेंस आर है, सभी का रेजिस्टेंस आर है। तो फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। सॉल्व करो इसको। तो कुछ लोगों ने इसको अच्छे तरीके से देख लिया होगा, देखते के साथ पता चल गया होगा कि ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, और कुछ लोगों को पता नहीं चला होगा कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है या फिर ये है क्या चीज़, वो भी नहीं पता चला होगा। तो तुम चाहो तो इसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो, या फिर इसको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके देखो तो तुम्हें अच्छे तरीके से दिखेगा ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये टोटल 4 पॉइंट से लो, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ये दोनों बैटरी वाला टर्मिनल है, फर्स्ट एंड सेकेंड, और ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। ए पॉइंट को ऊपर कर लो तो रेजिस्टेंस ए किधर चला जाएगा और ए पॉइंट ऊपर आ गया, और ये जो रेजिस्टेंस था वो अब ऐसा हो जाएगा और ये रेजिस्टेंस इस जगह पे आ जाएगा, और ये रेजिस्टेंस जो है क्योंकि ये पॉइंट ऊपर गया है तो ऐसा हो जाएगा सेकेंड पॉइंट, और ये 1 और ये बी। क्लियर है क्या? और क्या ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है? बिल्कुल हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बैलेंस्ड है। तो ये जो बीच में रेजिस्टेंस लगा है उसका तो कोई काम नहीं है। तो अब एक पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बन गया, आर 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 एंड आर। तो ऊपर बन गया 2R, नीचे भी बन गया 2R, और दोनों पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? आर। समझ में आया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, और सभी का रेजिस्टेंस कितना है? आर। सॉल्व करो। इस वाले के लिए भी ए बी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालना है।
और सभी का रेजिस्टेंस कितना है, आर है। ऊपर वाला सॉल्व हुआ क्या? कितना आ रहा है आंसर? अरे बहुत सिंपल है, ये दोनों किस में है, ये दोनों पैरेलल में है। तो जब सर्किट रीड्रॉ करेंगे तो ये R/2 एंड R/2 हो जाएगा। सो आंसर विल बी R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3R/2। क्लियर है क्या सबको? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, सॉल्व करते हैं इसको। देखो ये एक सिंपल सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है और इसमें एक वेट स्टोन ब्रिज है जो कि तुम्हें देखना है अच्छे तरीके से। अगर तुम इस रेजिस्टेंस को देखो तो ये जो रेजिस्टेंस है ये किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अबाउट जो है ये एक बैलेंस्ड वेट स्टोन ब्रिज बन रहा है। हो रहा है क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका इसके साथ इक्वल है, तो इस बीच में जो आर है उसका कोई मतलब नहीं है फिर। तो अगर मैं रिकंस्ट्रक्ट करूंगा तो ये इस तरीके से हमारा सर्किट बन जाएगा ऐसा। अब आसान है, सीरीज और पैरेलल है, तो ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 2R सीरीज में 2R सीरीज में, फिर दोनों पैरेलल में सिर्फ R, तो ये पूरा R हो जाएगा और ये 3R हो जाएगा। 3R और ये R इसके साथ क्या है, पैरेलल में, थ्री R/4, ये हो जाएगा R इक्वल अक्रॉस। बोलो समझ में आया सबको या डाउट है किसी को? सर वो 3R कौन सा बोला आप? बोलो इसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये R रेजिस्टेंस पहले से था, ये R रेजिस्टेंस और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है, ये R हो जाएगा और ये R रेजिस्टेंस यहाँ पे। अब समझा क्या? हाँ सर, वो स्क्रीन ब्लैक हो गया था मेरा इसलिए। ओके। ये हो गया 3R और ये R दोनों पैरेलल, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3R/4। किसी का आया था आंसर? नहीं। ओके, तो वेट स्टोन ब्रिज के क्वेश्चन इसी तरीके के तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे और आगे चलते हैं हम लोग, और आगे चल के हम लोग कुछ सिमेट्री वाले क्वेश्चंस देखते हैं कि रेजिस्टेंस में किस तरीके से सिमेट्री हमें मिल सकता है। सिमेट्री इन रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशंस। और ये जो सिमेट्री मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऊपर जो सीरीज पैरेलल पढ़ा वो तो बच्चों वाला काम है, ये सिमेट्री देख करके आर इक्विवेलेंट निकालना तुम लोग को पड़ेगा और इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन करके निकलते हैं। तो सबसे पहले मैं समझाऊंगा कि सिमेट्री होता क्या है, किस किस तरह के सिमेट्री होते हैं और उसको हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो बेसिकली दो तरह के सिमेट्री होता है, एक मिरर सिमेट्री होता है और एक परपेंडिकुलर वाला सिमेट्री होता है। तो मान लो कोई सर्किट है, ठीक है, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। कोई भी सर्किट किसी भी तरीके का हो सकता है, ये सभी वायर्स के रेजिस्टेंस वाले हैं, ठीक है। और ए बी के क्रॉस क्या लगता है, हमेशा बैटरी लगता है। बैटरी कहीं पे भी लगाया जा सकता है, लेकिन ऑलवेज ए बी के क्रॉस लगाएंगे
और ए बी को हम लोग एक पॉइंट की तरह जूम करेंगे। अब देखो ए बी को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं तो एक लाइन बनता है। तो सिमेट्री का जो नाम है अलग अलग बुक में तुम्हें अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मिरर सिमेट्री हो जाएगा या फोल्डिंग सिमेट्री बोल देंगे कुछ, किसी जगह पे परपेंडिकुलर सिमेट्री बोल देंगे, किसी जगह पे पैरेलल सिमेट्री बोल देंगे। इस तरह के नाम तुम्हें अलग अलग मिलेंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। एक लाइन ये हमेशा याद रखना, जो ए बी से पास करने वाला लाइन है, दिस इज फर्स्ट लाइन, और दूसरा लाइन जो उसके परपेंडिकुलर है, दिस इज सेकेंड लाइन। इसी दोनों के अबाउट सिमेट्री हम लोग देखते हैं। फर्स्ट लाइन के अबाउट अगर सिमेट्री देख रहे हैं तो उसे हम लोग फोल्डिंग सिमेट्री बोलते हैं, और सेकेंड लाइन के अबाउट अगर हम लोग सिमेट्री देख रहे हैं सेकेंड लाइन के अबाउट तो उसे हम लोग मिरर सिमेट्री बोलते हैं। फर्स्ट वन इज मिरर सिमेट्री, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर सिमेट्री भी बोलते हैं, या फिर उसको हम लोग मिरर सिमेट्री भी बोलते हैं। मिरर तो लिख दिया। और दूसरा जो है वो है हमारा फोल्डिंग सिमेट्री। और फोल्डिंग सिमेट्री को ही पैरेलल सिमेट्री बोलते हैं। इस तरीके से बस इसी दोनों सिमेट्री को तुम्हें याद रखना है, और इसी दोनों सिमेट्री के एप्लीकेशन से लगा करके तुम कोई सा भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन या फिर कोई सा भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो उसको तुम वापस से सॉल्व कर सकते हो या फिर रीअरेंज कर सकते हो इजी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। तो पहले हम लोग सर वो स्टार्ट करते फर्स्ट वन को परपेंडिकुलर क्यों बोले? वो परपेंडिकुलर नहीं है ना लाइन। नहीं नहीं, ये सेकंड है, सेकंड, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये बेसिकली नंबरिंग मैंने थोड़ा डिफरेंट दे दिया, नंबरिंग अलग कर देता हूँ। दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड। ठीक है, प्रॉब्लम देख लो अभी कोई। तो सिमेट्री हम लोग किस तरीके से ढूंढ रहे हैं, अगर कोई भी चीज है तो अगर मैं इस जगह पे मिरर रख देता हूँ तो इसका लेफ्ट पोर्शन एंड राइट पोर्शन एग्जैक्ट मिरर इमेज होना चाहिए, इसीलिए हम लोग इसको मिरर सिमेट्री बोलते हैं, या फिर परपेंडिकुलर, ए बी लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर मिरर है, परपेंडिकुलर सिमेट्री बोल दिया गया। या फिर अगर किसी इस तरह का सर्किट है और उसमें मैं लाइन को इस तरीके से ज्वाइन किया हूँ और मुझे इसके ऊपर वाला पार्ट और इसके नीचे वाला पार्ट एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है तो इसे फोल्ड कर दिया जाता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको फोल्डिंग सिमेट्री या फिर पैरेलल सिमेट्री, क्योंकि ए बी लाइन के पैरेलल है। ओके, यस सर। हाँ, तो पहले मिरर सिमेट्री स्टार्ट करते हैं। मिरर सिमेट्री, सो मिरर सिमेट्री क्या है, ये काइंड ऑफ शॉर्ट ट्रिक है और इससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। कोई एक सर्किट ले लेते हैं समझाने के लिए, तभी जा करके तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मान लो कि सर्किट ऐसा है, एग्जाम्पल से ही समझ में आता है। ऐसा है, ये सर्किट है, तो बोला गया कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, और इस जगह पे सभी रेजिस्टेंस जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड का है। तो बोलो क्या तुम अगर सिंपल सीरीज एंड पैरेलल जानते हो तो क्या इसको सॉल्व कर पाओगे क्या? सभी रेजिस्टेंस
सीरीज और पैरेलल में ही है, लेकिन वो किस तरीके से जम्बल्ड फॉर्म में है बता नहीं पाओगे, है ना। कोई सॉल्व कर यस सकता सर। है एग्जाम्पल, ये यस सर। हमारा एग्जाम्पल है। और अगर तुम्हें सिंपल सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का नॉलेज है तो तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, कुछ भी कर लो नहीं हो पाएगा। तो हम लोग मिरर सिमेट्री का हेल्प लेते हैं। मिरर सिमेट्री में क्या होता है, जिसके अक्रॉस मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना है उसके परपेंडिकुलर मैंने एक मिरर प्लेस किया, और जब मैंने मिरर प्लेस किया तो देखा लेफ्ट साइड और राइट साइड एग्जैक्ट इसका मिरर इमेज है। इस जगह पे रेजिस्टेंस आर तो इस जगह पे भी रेजिस्टेंस आर है, इस जगह पे भी रेजिस्टेंस आर तो इधर भी रेजिस्टेंस आर। ऐसा नहीं कि ये 2R हो जाए, तो फिर ये मिरर इमेज नहीं हो पाएगा, तो फिर ये मिरर सिमेट्री नहीं कहलाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, मिरर सिमेट्री का मतलब उसका पोजीशन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों मिरर इमेज होना चाहिए। तो ये भी रेजिस्टेंस आर, ये भी रेजिस्टेंस आर और ये भी रेजिस्टेंस आर। तो बोलोगे सर इसका क्या हुआ, ये मान लो कि ये आधा आधा मिरर इमेज में काउंट हो गया। तो इस मिरर इमेज अगर होता है, मिरर सिमेट्री इसमें अप्लाई होता है या परपेंडिकुलर सिमेट्री अप्लाई होता है, तो इससे हम लोग जंक्शन पॉइंट के बारे में कमेंट कर पाते हैं कि ये जो जंक्शन पॉइंट बना है उस जंक्शन के बनने का कोई मतलब नहीं। तो मैं अब वापस से इसको रीड्रॉ करूंगा सर्किट को, और ये बोलूँगा कि उस जगह पे जो जंक्शन में कांटेक्ट बना हुआ है वहाँ पे कांटेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये फिर अब हमारा सिंपल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आ चुका है सर्किट। क्या अब आसानी से आर इक्विवेलेंट निकाला जा सकता है क्या, बोलो कितना हो जाएगा। पहले तो इसको सॉल्व कर लो। 2R एंड R पैरेलल में है, 2R/3 और R इसके साथ सीरीज में आ जाना, सो 2 + 2/3R 8R/3। तो 8R/3 ऊपर है और नीचे कितना रेजिस्टेंस है 2R। ए बी के क्रॉस, तो फाइनल आर इक्विवेलेंट का आंसर कितना हो जाएगा, सो आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 8R/3 इंटू 2R डिवाइडेड बाय 8R/3 प्लस 2R 14R/3। आ रहा है आंसर 8R/7। क्या सभी का यही आ रहा है। बोलो यस सर। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, मैंने जो समझा सिमेट्री सर। तुमने पढ़ाया समझ हाँ में सर आया समझा। सभी, समझ में आया ना। ठीक है, तो अगर समझ में आया तो एक और क्वेश्चन करो। अच्छा, मैं इसमें एक ये भी चीज़ बता देता हूँ कि मिरर सिमेट्री का लॉजिक क्या है। हर एक जगह पे इसको एक शॉर्ट ट्रिक की तरह बना देते हैं और बता देते हैं कि ये चीज़ को इस तरीके से अप्लाई करना है, लेकिन इसका एक्चुअल में प्रूफ है और एक्चुअल में इसका लॉजिक है। अगर तुम उसको समझ लोगे तो समझ लो कि तुम अच्छे तरीके से मिरर सिमेट्री को लगा पाओगे। मिरर इस तरीके से बोलने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी करंट इस तरफ से आ रहा है तो इस करंट को जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक इधर और एक इधर। ये हो जाएगा I1 और ये हो जाएगा I2, और फिर ये आगे करंट जाने लगेगा। और फिर फाइनली जब इस तरफ से करंट निकलेगा पॉइंट बी की तरफ, तो यहाँ पे भी करंट टोटल कितना हो जाना चाहिए, I हो जाना चाहिए। तो उसके लिए इधर से और इधर से कितना करंट आना चाहिए, क्या I1 और I2 ही आना चाहिए क्या, ज़रूरी नहीं है, कोई भी करंट आ सकता है जिसको सम होकर के I हो जाना चाहिए। लेकिन
अगर मिरर सिमेट्री है तो इससे I1 ही आएगा और इससे I2 ही आएगा। मिरर सिमेट्री ये बताता है, क्योंकि रेजिस्टेंस का सिमेट्री है वो, क्या मैं बताऊं, ये थोड़ा सा हायर लेवल एजुकेशन में आता है। सुपरपोजिशन, करंट का सुपरपोजिशन हमारे सिलेबस में नहीं है, एरोडोम में क्वेश्चन भी दिया हुआ है सुपरपोजिशन पे। ये सुपरपोजिशन पे बेस्ड है। या फिर लाइट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अगर करंट इस तरफ से आई आ रहा है और इसमें गया I1 और इसमें गया I2, तो अगर करंट इधर से आई आ रहा होता तो इस तरफ भी कितना जाता, I1 ही जाता और इस तरफ भी I2 ही जाता। क्लियर है क्या? इतना सा बात समझ में आया या नहीं आया? समझा सर। हाँ, तो मैंने इस जंक्शन को इस तरीके से ब्रेक क्यों किया? क्योंकि मिरर सिमेट्री ये बोलता है कि अगर इसमें करंट I3 है तो इस ब्रांच में भी करंट कितना होगा, I3 होगा। इसमें अगर I4 है तो इधर भी कितना होगा, I4 होगा। अब सोचो यहाँ पे ये कनेक्शन क्यों टूटा, क्या लॉजिक है अब कनेक्शन वहां पे तोड़ने का? जो जंक्शन था उन जंक्शन को सेपरेट करने का क्या लॉजिक बना? बताओ। लॉजिक ये है कि अगर इधर से जो करंट आया है वो इसी तरफ चला गया है और इस तरफ से जो करंट आया है वो इसी तरफ चला गया और इसका करंट इधर नहीं गया, तो सिंपल सा मतलब है कि इस जगह पे तुम जॉइंट बनाओ या फिर ना बनाओ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि करंट इसका इधर से ही फ्लो कर गया और इसका इधर से ही फ्लो कर गया। जंक्शन होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जंक्शन नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं। हाँ या ना? अरे बोलो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। सर सम हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने एक मिरर सिमेट्री लिया और इस मिरर सिमेट्री से हमें ये पता चला कि करंट हमारा इन दोनों में सेम है और ये जो सर्किट है ऊपर वाला और ये जो सर्किट है नीचे वाला, बोथ आर इंडिपेंडेंट, उसको कनेक्ट करने से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए इन दोनों को हमने क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर ये सिंपल सर्किट हमारे लिए बना। लॉजिक समझ में आया सबको? यस सर। चलो, अब समझ में आ यस गया है सर। तो फिर क्वेश्चन कर लो। और क्वेश्चन जिस तरीके से है, इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है अक्रॉस ए बी और सभी का रेजिस्टेंस क्या है, सेम। फाइंड आर इक्विवेलेंट। देखो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि जब हम लोग परपेंडिकुलर सिमेट्री अप्लाई करते हैं तो मिरर इमेज को अच्छे तरीके से देखना होता है और करंट को डिसाइड करना होता है। जैसे मैंने इस जगह पे मिरर अप्लाई किया तो जो करंट होगा इसमें और इसमें क्या होगा, सेम होगा, और इधर से जो करंट होगा और ये सेम होगा, तो ये दोनों और ये इस जगह पे ओपन होगा। मैं इसके बारे में क्या कमेंट कर सकता हूँ, क्या ये भी ओपन होगा? बोलो। नो उस जगह पे नहीं कमेंट कर सकते हैं, क्यों? इस जगह पे मिरर होता तब तो, अदरवाइज सिमेट्री नहीं बनेगा। तो अब मैं सिर्फ ऊपर वाले को ओपन किया और वापस से रिकंस्ट्रक्ट करूँगा।
ये कुछ ऐसा बनेगा इस तरीके से। ये ए है और ये बी है, तो सभी आर रेजिस्टेंस है। अब तुम अच्छे तरीके से देखो, ये आर और ये आर, और ये दोनों जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में क्या बन जाएगा, ये 2R। और ये वाला रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे दिखा दिया, और ये दोनों किस में, सीरीज में 2R, और ये आर रेजिस्टेंस उसके साथ पैरेलल में 2R इंटू आर अपॉन 3R, सो दिस विल बी 2R/3, ये 2R/3। और ये रेजिस्टेंस जो है वो R है, ये R, और इधर से एक रेजिस्टेंस और ये R रेजिस्टेंस का है। अब देखो इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का हो गया ये। और बीट स्टोन ब्रिज, अनबैलेंस बीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज हम लोगों ने देखा है, अनबैलेंस्ड देखना बाकी है, तो वो आराम से सॉल्व हो सकता है। चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि किस तरीके से हमारा पैरेलल सिमेट्री काम करता है, जिसको हम लोग फोल्डिंग सिमेट्री बोलते हैं। सेकेंड वन इज फोल्डिंग सिमेट्री, पैरेलल सिमेट्री। जैसे कि हम लोगों ने ऊपर देखा, मिरर इमेज हमें देखना होता है, उसी तरीके से पहले एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से हमें समझ में आएगा कि फोल्डिंग सिमेट्री क्या है। तो वैसा ही कुछ डायग्राम है, एक मिनट। कुछ इस तरीके का सर्किट डायग्राम दिया गया है, ऐसा है, और बोला गया कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी तो हम लोगों ने परपेंडिकुलर सिमेट्री देख लिया, अब पैरेलल सिमेट्री देखते हैं। तो पैरेलल सिमेट्री के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस ए बी से लाइन ज्वाइन करने वाला लाइन ड्रॉ करते हैं, और लाइन ड्रॉ करने के बाद ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट को हम लोग देखते हैं क्या वो एग्जैक्टली सेम है या नहीं है, बराबर है क्या, एग्जैक्टली सेम है कि नहीं, काइंड ऑफ मिरर इमेज, क्या वो मिरर इमेज है कि नहीं। आर अगर ये है तो ये भी आर रेजिस्टेंस है या नहीं, ये आर रेजिस्टेंस है तो ये भी आर रेजिस्टेंस है या नहीं, एग्जैक्ट सेम पैटर्न में है या नहीं। अगर ऐसा होता है तो नीचे वाले पार्ट को फोल्ड कर दिया जाता है ऊपर वाले पार्ट में। क्या करेंगे, जो भी नीचे वाला पार्ट था उसको फोल्ड कर देंगे ऊपर वाले पार्ट में, और फोल्ड करने के बाद फिर हमारा एक नया सर्किट डायग्राम बनेगा, जिसको हम लोग अभी नीचे देखेंगे। तो फोल्ड करेंगे तो क्या होगा, एक मिनट, कैसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के लिए पहले मुझे इस पॉइंट को इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, और इस पॉइंट को इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर के फोल्ड होगा। ध्यान देना, ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो रेजिस्टेंस है, ये दोनों किस में आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस फिर क्या आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। इस रेजिस्टेंस के साथ कोई भी पैरेलल में नहीं है तो एज इट इज रहेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने इसके ऊपर फोल्ड किया, ओवरलैप करा दिया, तो हमारा
सर्किट रिकंस्ट्रक्ट होकर के ऐसा हो जाएगा, ऐसा। और किसका किसका रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, जैसे इस वाले रेजिस्टेंस और इस वाले रेजिस्टेंस को देखें तो ये दोनों किस में गया, पैरेलल में गया, तो और दोनों पैरेलल में कंबाइन होने के बाद R/2 हो जाएगा। सेम वे में ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस पैरेलल में गया तो कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। और ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस आपस में फिर से पैरेलल में गया तो R/2, और इस जगह पे भी R/2, इस जगह पे भी R/2। बस ये दोनों रेजिस्टेंस R रहेगा, क्यों, क्योंकि उन दोनों के ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस ओवरलैप नहीं हुआ। कोई डाउट है तो पहले पूछ लो, बोलो। कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, परपेंडिकुलर सिमेट्री लगाएंगे, मतलब मिरर सिमेट्री। तो परपेंडिकुलर सिमेट्री जैसे ही मैंने लगाया तो ये सर्किट डायग्राम और ज़्यादा सिंपल हो गया। इस जंक्शन पॉइंट को मैंने तोड़ दिया, ओपन कर दिया, ऐसा। क्योंकि ये प्रीवियस प्रॉब्लम बन गया और अभी भी सिमेट्री है, ऐसा नहीं कि सिमेट्री नहीं है। R/2 इस जगह पे है तो इस जगह पे भी R/2 है, इस जगह पे R है तो इस जगह पे भी R है। मिरर इमेज अभी भी बन रहा है और ये अब सिंपल सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन हो चुका है, जिसको हम लोग अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बोलो, सबको समझ में आया क्या? समझा सर। ठीक है, अब इसका लॉजिक समझते हैं। क्या लॉजिक है ये फोल्डिंग सिमेट्री करने का, क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है, क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाला एग्जैक्टली सेम है तो ए पॉइंट का पोटेंशियल और बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, और इस सी पॉइंट का पोटेंशियल और डी पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो भी सेम होगा। तो पहले वाले केस में मिरर सिमेट्री में हम लोगों ने क्या किया था, करंट सेम किया था। दूसरे फोल्डिंग सिमेट्री वाले केस में क्या कर रहे हैं हम लोग, पोटेंशियल को सेम कर रहे हैं। और पोटेंशियल सेम अगर है तो उसको वायर से कनेक्ट करो चाहे ना करो, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज था हमारे पास। व्हीटस्टोन ब्रिज में ए पॉइंट और बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या था, सेम था। चाहे तुम इस जगह पर रेजिस्टेंस लगाओ चाहे ना लगाओ, चाहे गैल्वेनोमीटर डालो चाहे ना डालो, करंट तो फ्लो जीरो ही रहेगा। बिल्कुल हाँ। तो हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या करते थे, उसे हटा देते थे सर्किट को सिंपल करने के लिए। लेकिन इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे वायर से, इन दोनों को वायर से कनेक्ट कर देंगे या फिर फोल्ड कर देंगे एक दूसरे के ऊपर। और फोल्ड करने से क्या हो जाएगा, सर्किट हमारा सिंपल हो जाएगा, सभी रेजिस्टेंस आधे हो जाएंगे। ओके, यस सर। तो अब अगर समझ में आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन ऐसा है, सभी रेजिस्टेंस आर आर हैं, फाइंड आउट द आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। सॉल्व करो इसको। तो इस क्वेश्चन में मुझे सिमेट्री अप्लाई करना है, तो तुम्हें कौन सा सिमेट्री इसमें दिख रहा है वो बताओ मुझे। पैरेलल सिमेट्री, फोल्डिंग। परपेंडिकुलर,
फोल्डिंग सिमेट्री है ना, फोल्डिंग सिमेट्री तुम्हें आराम से दिख रहा है। तो अगर मैं इसे ए बी के क्रॉस लाइन ज्वाइन कर लूँ तो ऊपर वाला सर्किट और नीचे वाला सर्किट एग्जैक्टली सेम है। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मुझे क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। इसको फोल्ड करें, फोल्ड करने के बाद देखो सर्किट ऐसा दिखेगा। तो ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/2, तो ओवरलैप होने वाला है। ये रेजिस्टेंस भी R/2 हो जाएगा और ये रेजिस्टेंस भी R/2 हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस सेम रहेगा R एंड R। अब मुझे A और B के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब इसमें कोई सिमेट्री दिख रहा है क्या, मिरर। मिरर सिमेट्री दिख रहा है। अब एक मिरर डाल दो यहाँ पे, तो ये दोनों मिरर इमेज है। तो यहाँ पे जो कनेक्शन बना है उस पर मुझे कमेंट करना है। बेसिकली वो कनेक्शन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसका कनेक्शन रखने का कोई मतलब नहीं है। तो वो R रेजिस्टेंस जो है, R/2 रेजिस्टेंस जो है वो बेकार है, ये किसी काम का नहीं है। मतलब उसमें करंट फ्लो कर ही नहीं रहा है। ये समझ में आया क्या सबको? तो R इक्विवेलेंट यस सर। कितना हो जाएगा, ऊपर वाला R हो जाएगा, नीचे वाला 2R। सो 2R इंटू R अपॉन 3R विल बी द R इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू 2R/2। और कोई अगर अच्छे तरीके से इसको देखो तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, दिख रहा है, एक व्हीट स्टोन ब्रिज है। हाँ सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो भी तुम इसको कर सकते हो कि R/2 में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो उसको हटा दो। चलो एक और क्वेश्चन करो, लास्ट क्वेश्चन ऐसा है। सभी का रेजिस्टेंस फिर से R है और ये कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। तो ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है कितना होगा। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। सो वापस से अब इसमें अगर हम लोग सिमेट्री लगाने की कोशिश करें, पैरेलल सिमेट्री या फिर परपेंडिकुलर सिमेट्री, तो कौन सा सिमेट्री इस पे लग रहा है? मिरर। तो अगर मैं इस जगह से एक लाइन पास करूं तो ये पैरेलल सिमेट्री नहीं लग पाएगा, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, ऊपर तो है नीचे कुछ नहीं है। तो पैरेलल सिमेट्री नहीं लग सकता, जिसको हम लोग फोल्डिंग सिमेट्री बोलते हैं, वो नहीं लग सकता। लेकिन मिरर सिमेट्री जरूर लग सकता है। मैं इस जगह पे एक मिरर को प्लेस करूंगा तो इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है, मिरर इमेज है। अब मिरर इमेज होते के साथ मुझे पता चलता है कि इस जंक्शन पॉइंट को मुझे कुछ करना है, इस जंक्शन पॉइंट को मुझे खोलना पड़ेगा। तो जो जंक्शन पॉइंट है वो किस तरीके से खुलेगा, मुझे बस इतना बताओ कि ये इस तरीके से खुलेगा या फिर इस तरीके से खुलेगा। बताओ कौन सा सही है, फर्स्ट और सेकंड? सेकेंड। सेकंड। तो मिरर सिमेट्री जैसे हम लोग लगाते हैं, हमें पता है कि करंट जो है वो इसमें और इसमें सेम होता है। I1 अगर इसमें है तो इसमें भी I1 है, मतलब कि करंट इस तरीके से इधर बेंड हुआ है ना, और इधर का करंट जो है वो इधर ही बेंड हुआ है। तो इसीलिए हमारा सेकंड जो होगा वो सही होगा। और एक बार तुम्हें पता चल गया कि सेकंड सही है, उसके बाद तो फिर काफ़ी आसान हो गया। इधर हो जाएगा 2R, ऊपर हो जाएगा R, ये R और ये 2R एंड R। अब सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, अब इसको हम लोग चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। हो जाएगा क्या सॉल्व? तो R इक्विवेलेंट कितना निकलेगा, ये 2R है और ये R है, कितना हो जाएगा 2R इंटू R डिवाइड बाई 3R, that is equals to 2R/3 प्लस ऑफ 2R, तो 2 प्लस 2/3 इंटू R हो जाएगा 8R/3 और नीचे वाला कितना हो जाएगा, ये है 2R/3।
तो ऊपर वाला है 8r/3, नीचे वाला 2r/3, दोनों पैरेलल में 8r/3 2r/3 डिवाइड बाय 8r/3 प्लस 2r/3 इज 10r/3। 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8r/15 आंसर। समझ में आया क्या सबको? कोई डाउट चाहे तो पूछ सकते हैं। ओके ठीक है, फिर बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से करेंगे। एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करके लेकर के आना। ये एक बॉक्स है क्यूब, ठीक है, ये क्यूब है, वायर से बना हुआ क्यूब है और हर एक वायर का रेजिस्टेंस जो है वो R है। हर एक वायर का रेजिस्टेंस जो है वो R है। इरोडोप का प्रॉब्लम है, तो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। अक्रॉस AB काफी बढ़िया क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में करके लेके आना। बॉक्स प्रॉब्लम इसको हम लोग बोलते सर हैं। वो जो ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर फर्स्ट मेथड से किया तो सेम आंसर नहीं आएगा क्या? नहीं, ये गलत है ना, क्योंकि हमने गलत लगा दिया, चीजें काम ही गलत कर दिया, कॉन्सेप्ट ही गलत अप्लाई किया मैंने। क्या? ओके सर। ठीक है, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं और होमवर्क के लिए एक्सरसाइज 1 में सेक्शन D रहेगा, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसे सॉल्व करके लेके आना।